नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम खबर हटकर में। मैं हूं रमा त्यागी। खबरों की भागदौड़ में कुछ ऐसी दिलचस्प, समाज को आईना दिखाने वाली और हम सबका मनोबल बढ़ाने वाली खबरें अक्सर छूट जाती हैं, इसीलिए हम ये खास कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, अगले आधे घंटे तक लीक से हटकर कुछ ऐसी खबरें देखने के लिए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भदोही में चल रही अंतर्राष्ट्रीय कालीन प्रदर्शनी एक्सपो में बुनकर महिलाओं का हुआ सम्मान। जेल बंदियों द्वारा बनाए कालीन की विदेशी खरीदार कर रहे हैं तारीफ। गांधीनगर में एक शख्स ने बनाई राम मंदिर चंद्रयान 3 और पीएम मोदी की थीम पर रामराज्य पगड़ी। नवरात्रि के दौरान गरबों में रहेगी आकर्षण का केंद्र। पगड़ी का वजन है 3 किलोग्राम। यूक्रेन से आई यूलिया ने गया में किया तर्पण। अपने माता पिता और रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों के लिए किया पिंडदान। विदेशी महिला की भारतीय परंपरा में है अटूट आस्था। मैक्सिको सिटी में आयोजित किया गया अल्बर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल। 500 से अधिक गुब्बारों से रंगीन हुआ मैक्सिको का आकाश। बड़ी संख्या में दुनिया भर से पहुंचे लोग। लेंगे खबरें विस्तार से, बात करेंगे परंपरा और विरासत की। गुजरात में 9 दिन तक चलने वाले गरबा महोत्सव को अब कुछ ही दिन रह गए हैं। जहां एक तरफ बाजारों में रौनक दिख रही है, तो वहीं गरबा प्रेमी भी नवरात्रि त्योहार को लेकर बेहद उत्साहित हैं। कलाकार नए नए प्रयोग कर रहे हैं। गुजरात के गांधीनगर में एक शख्स ने आगामी नवरात्रि उत्सव के लिए राम मंदिर, चंद्रयान 3 और पीएम मोदी की थीम पर 3 किलो की पगड़ी तैयार की है और इसे रामराज्य नाम दिया है। इस पगड़ी का वजन 3 किलोग्राम है। ये पगड़ी इस साल नवरात्रि के दौरान गरबों में आकर्षण का केंद्र रहेगी। अभी से इसे देखने के लिए लोग आने लगे हैं। मान्यता है कि गया तीर्थ में श्राद्ध कर्म पूर्ण करने से मनुष्य पितृ, माता और गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता है। भारतीय मान्यताओं में विदेशी भी न सिर्फ विश्वास करते हैं बल्कि आस्था और श्रद्धा के साथ कर्म कांड भी करते हैं। यूक्रेन की एक महिला यूलिया ने बिहार में गया में अपने माता पिता और रूस यूक्रेन जंग में मारे गए सैनिकों और नागरिकों के लिए तर्पण और पिंडदान किया। आपने ये खास रिपोर्ट देखी। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष के दौरान पितरों के नाम पर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जा रहा है। इन मान्यताओं पर केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी भी विश्वास करते हैं। भारतीय मान्यताओं पर विश्वास करने वाली ये हैं यूक्रेन की यूलिया, जिन्होंने बिहार के गया में पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ यूक्रेन रूस युद्ध में मारे गए लोगों और अपने परिजनों की आत्मा की मुक्ति और शांति के लिए श्राद्ध तर्पण किया। गया में ऐसा करने वाली वे अकेली नहीं है बल्कि कई लोगों की एक टीम आई है जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में मारे गए लोगों का पिंडदान किया। भारतीय परंपरा और गया में पिंडदान करने का विशेष महत्व है। यहाँ पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। इसकी जानकारी मिलने के बाद यूलिया गया पहुंची। यूलिया यहाँ आकर खुद को भाग्यशाली मानती है। My purpose is to commemorate all my sisters. And I feel this place is very powerful and I'm so grateful to have the opportunity to be here. यूलिया यहाँ पहली बार नहीं आई हैं। वे पिछले साल भी भारत आई थी। यूलिया के माता पिता अब दुनिया में नहीं हैं। वे परिवार के कुछ सदस्यों को भी इस युद्ध में खो चुकी हैं। यूलिया के परिवार में सिर्फ वे ही बची हैं। वे अक्सर परेशान रहा करती थी और इस युद्ध के रुकने की प्रार्थनाएं किया करती थी। रूस और यूक्रेन की जंग में हजारों लोगों की जान जा चुकी है और यूलिया चाहती हैं कि अब ये युद्ध रुकना चाहिए। My country's current situation is very hard. The war is still going and the people are still dying every day. Something is happening. The bombs are putting on the houses that people live in. It's very painful to see that. And hopefully the war is going to be over within
the shortest period of time. All of us, we are praying for that. हिंदू धर्म में श्राद्ध और पिंडदान का बहुत महत्व है। ज्यादातर पिंडदान और श्राद्ध पुरुषों द्वारा ही किए जाते हैं। धर्म के जानकारों के अनुसार जिस घर में पुत्र नहीं होते उस घर की महिलाएं श्राद्ध कर्म और पिंडदान कर सकती हैं। यूलिया जितोमेरस्काया जो अभी आई है वो पहली बार नहीं दूसरी दफ़ा आई है जो अपने माता पिता के लिए दी है। कभी कभार लगता है ये प्रश्न होता है कि स्त्री क्या तर्पण और पिंडदान कर सकते हैं क्या बोल के। देखिए उसकी जो माँ है इसके सामने ही हम लोग थे उस टाइम पे यूक्रेन में, इसके सामने ही जो खुदकुशी कर ली जो खिड़की से जंप करके, और दूसरे ही बरस 6 महीने के अंदर उसके पिता जो है कैंसर से मर गए और उसके अभी माता और पिता दोनों नहीं है तो कौन पिंडदान करे कौन। आत्मा की दृष्टि से जब देखा जाए तो उस हर पर्पज के दृष्टि से अपने जो है पिंडदान और तर्पण करने के लिए आई। भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार गया जी में पितरों को पिंडदान करने से उन्हें मुक्ति मिलती है। ऐसी जानकारी जब यूलिया को मिली तो वो यहाँ आ गई। विश्वास, आस्था और श्रद्धा के साथ अपने पूर्वजों के लिए आभार जताने का ये अनुष्ठान सुनकर उनके मन में भारत आकर गया में पिंडदान करने की इच्छा हुई थी। पिछले साल भी वे जब गया आई थी तो उन्हें मानसिक शांति की अनुभूति हुई थी, इसलिए इस साल भी वे अपने पितरों का पिंडदान करने यहाँ चली आईं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब कुछ खबरें आपके शहर और आपके गांव की। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बहुप्रतीक्षित अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला इंडिया कारपेट एक्सपो चल रहा है। इस एक्सपो में महिला उद्यमी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और बुनकर महिलाओं को सम्मानित भी इसमें किया गया। वहीं सरकार की तरफ से निर्यात के लिए बड़ा सहयोग देने और जेल बंदियों द्वारा बनाए कालीन की विदेशी खरीदार भी तारीफ कर रहे हैं। भदोही में 8 अक्टूबर से शुरू हुई अंतर्राष्ट्रीय कालीन प्रदर्शनी 11 अक्टूबर तक चलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस प्रदर्शनी में पहुंचकर एक जिला एक उत्पाद को बढ़ावा देने का प्रयास किया। वहीं नए संसद भवन में लगे कालीन में बुनाई का काम करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया, जिससे बुनकर महिलाएं काफी उत्साहित हैं। जो कालीन हम बनाए हैं वो संसद भवन में गया, योगी जी के बहुत अच्छा लगा, तारीफ कहे। हम लोग बहुत मेहनत से माधुरी बनाई। गोपीगंज बीटी से आए हैं और एक कालीन बनाए, यहाँ पे आया संसद भवन में, बहुत अच्छा लगा। योगी जी मोदी जी देखे बहुत तारीफ किए, हम भी बड़े गर्व के साथ बनाए थे, बहुत अच्छा लगा हमें बनाने में, यहाँ के लोग तारीफ किए। इस प्रदर्शनी में हर तरफ एक से बढ़कर एक कालीन के स्टॉल दिखाई दे रहे हैं। वहीं कई महिला उद्यमी भी अपने अपने खास कालीन उत्पाद के साथ उत्साहित नजर आ रही हैं। रुझान जो है वो ऑर्गेनिक और 100% कॉटन या 100% रिसाइक्लेबल, जो कि काफ़ी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें है। तो हम कोशिश भी करते हैं कि इन्वायरमेंट को कम से कम जिसमें नुकसान पहुँचे उसी रॉ मटेरियल को यूज़ करें और कोई केमिकल ना यूज़ करें, नेचुरल से नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करें। जैसे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये सारे जूट प्रोडक्ट्स हैं। सो दिस इज़ ऑल 100% नेचुरल प्रोडक्ट्स। पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड आजकल इसी के लिए लगी हुई है कि कैसे हम अपने इन्वायरमेंट को हेल्प कर सकते हैं, जो कि इंडिया भी पूरी तरीके से लगा हुआ है और हमारी भी कोशिश इसी में है। हाई नॉट्स पे काम करती हूँ। मेरे सारे गलीचे महिला बुनकर ही ज़्यादातर बिनती हैं, मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। उनकी कारीगरी में सफाई ज़्यादा है, वो और मेहनत से करती हैं, उनको ज़्यादा डेडिकेशन, वो घर भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं और अपने काम भी उसी बराबर से करती हैं। उनके अंदर भी एक वो होता है कि मैं ये करूँगी तो मैं आगे अपने बच्चों को भी पढ़ा पाऊँगी, उनको सिखा भी पाऊँगी। तो वो तीनों ड्यूटी पूरी अपनी ईमानदारी से करती हैं। इस कारपेट एक्सपो में निर्यातक सरकार के द्वारा किए गए प्रयास से बेहतर व्यापार की उम्मीद जता रहे हैं। पर्यावरण को लेकर काफ़ी लोग सचेत हुए हैं, तो अभी हम लोग कारपेट बना रहे हैं रिसाइकिल का, जो कूड़े और जो कचरा है प्लास्टिक का, उससे यान बन रहा है और उस यान के उस धागे से कारपेट बन रही है और जो विदेशों में काफ़ी उसकी डिमांड है। विदेशी खरीदार हर स्टॉल में घूम घूमकर भदोही के उत्पाद को देख रहे हैं। साथ ही जिला कारागार में बंदियों द्वारा बनाए गए कालीन उत्पादों से काफ़ी प्रभावित हैं। New factory, and the new factory that is supporting the prisoners and giving them jobs and teaching them a skill, and that's a wonderful thing, and it's something that I am going to support going forward.
इस तरह की प्रदर्शनी में जहां बुनकरों और कारीगरों का हुनर दिखता है, वहीं सरकार का सही प्रयास भी निर्यातकों का हौसला अफजाई करता है। सरकार का प्रयास है, खूबसूरत उत्पाद हैं, ये प्रदर्शनी है कारपेट की और भदोही में ही है, तो पूरी उम्मीद है यहाँ पे बायर्स को भी, कारीगरों को भी, बुनकरों को भी और जो निर्माता हैं, निर्यातक हैं, उनको भी, कि जो इसका उद्देश्य है वो निश्चित पूरा होगा और वोकल फॉर लोकल का जो नारा है प्रधानमंत्री का, उसको ये एक उड़ान देंगे विश्व पटल पर। कैमरा पर्सन राकेश के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, भदोही। और अब वक्त है बदलती हुई तस्वीर देखने का। जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, जहां रोजगार के नए नए अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं, वहीं खेल और मनोरंजन के माध्यम से समग्र विकास के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भारतीय सेना और एक निजी फर्म के सहयोग से श्रीनगर में स्केटिंग के उभरते खिलाड़ियों के लिए स्केटिंग रिंग तैयार किया गया है। इस रिंग का फायदा श्रीनगर और राजौरी के खिलाड़ियों को होगा। स्केटिंग कर रहे इन बच्चों के लिए यह स्केटिंग रिंग एक नई आशा की किरण लेकर आया है। दरअसल श्रीनगर में यह निजी फर्म द्वारा भारतीय सेना के सहयोग से उभरते खिलाड़ियों के लिए स्केटिंग रिंग टर्फ का सेटअप किया गया है। रिंग का भव्य उद्घाटन समारोह भी आयोजित किया गया। सेना के इस प्रयास की स्थानीय लोग सराहना कर रहे हैं। इसका मकसद जम्मू कश्मीर के उभरती प्रतिभाओं के लिए एक जगह मुहैया करवाना है। I had this vision that we discovered that there is a community of about 3,000 skateboarders existing in Kashmir, and there is no particular space dedicated to them. They're operating in local parks with normal flat flooring where they are gathering in the evening spaces, and so discovered that it might be a very good idea that if we can find a space where we can give this community an active ground to participate. स्टूडेंट को एक मौका मिलेगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, और एक मौका मिलेगा कि एक फैसिलिटी मिलेगी उनको, और वो उस फैसिलिटी को यूज़ करेंगे जो अभी तक नहीं थी यहाँ पे। इस स्केटिंग रिंग को बनाने में लोकल आर्किटेक्ट और कारीगर की सहायता ली गई ताकि उन्हें रोजगार भी मिल पाए। यह स्केटिंग रिंग श्रीनगर ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के उभरते खिलाड़ियों के लिए मददगार साबित होगा। यहाँ पर स्केटबोर्डिंग और रोलर स्केटिंग कौशल को सुधारने का बेहतर मौका मिलेगा। कश्मीर में लगभग 3,000 स्केटबोर्डर्स की कम्युनिटी रहती है। यह स्केटिंग रिंग सेटअप करने का आइडिया जम्मू और कश्मीर के युवाओं को अपनी ऊर्जा को उत्पादक और रचनात्मक कार्यों में लगाने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। यूथ के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स है अदर देन ड्रग्स एंड जो आजकल हमारे कश्मीर के यूथ के लिए ये सब चल रहा है, तो इससे अच्छा है कि स्पोर्ट्स की तरफ सब जाएं और ऐसा ही करते रहें, स्केटबोर्ड वगैरह बाकी सब। उम्मीद है कि यह स्केटिंग रिंग जम्मू कश्मीर के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने में सहायता करेगा। बच्चे यहाँ खूब प्रैक्टिस करेंगे और ओलंपिक तक पहुँचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात 7 समंदर पार की दुनिया की। मैक्सिको की राजधानी में अल्बर्क इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस फेस्टिवल में 500 से अधिक रंग बिरंगे गुब्बारों से आसमान रंगीन हो गया। अल्बुकर्क इंटरनेशनल बलून फेस्ट एक वार्षिक हॉट एयर बलून उत्सव है जो अक्टूबर की शुरुआत में न्यू मैक्सिको में आयोजित किया जाता है, जो 9 दिनों तक चलता है।
न्यू मैक्सिको सिटी का ये खूबसूरत नजारा किसी सपने की तरह है। ये तेज हवाएं, आसमान में उड़ते ये गर्म हवा के गुब्बारे मानो यहाँ के नीले आकाश को रंगीन कर रही हों। दरअसल मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी में अल्बर्ग इंटरनेशनल बैलून फिस्टा का आयोजन किया गया। इसमें दुनिया भर से आए 500 से अधिक रंग बिरंगे गुब्बारों ने मैक्सिको के आकाश को सतरंगी कर दिया। ये फेस्टिवल 1972 में शुरू हुआ था, जो धीरे धीरे दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बैलून फेस्टिवल में तब्दील हो गया। करीब 9 दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में हर साल बड़ी संख्या में हॉट एयर बैलून उड़ाने के शौकीन हिस्सा लिया करते हैं। और अब बात करेंगे ज्ञान और विज्ञान की। यूँ तो एक रोबोट को बनाने में अच्छा खासा समय लग जाता है, पर शिकागो के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्क्रैच की मदद से कुछ ही सेकंड में चलता फिरता रोबोट डिज़ाइन कर लिया, जो देखने में बिल्कुल एक स्पंज की तरह है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक स्पॉन्ज जैसा है। दरअसल शिकागो के नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्क्रैच की मदद से कुछ ही सेकंड में एक चलता फिरता रोबोट डिजाइन कर लिया। इस रोबोट को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया गया है। जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित एक रिसर्च जिसमें बताया गया है कि एआई द्वारा पूरी तरह से नए रोबोट डिजाइन तैयार करने का ये पहला कदम है और वो पिछले ब्लूप्रिंट से अलग है। एआई डिजाइन किया गया ये ब्लूप्रिंट एक 3D प्रिंटेड मोल्ड है जिसमें लिक्विड सिलिकॉन डाला जाता है। इसके बाद जो बाहर आता है वो एक विचित्र लगभग एलियन जैसा दिखने वाली वस्तु होता है। जब इसे हवा में पंप किया जाता है तो इसके आंतरिक डिजाइन इसे चलने की गति की नकल करने में मदद करता है। ये रोबोट एक सपाट सतह पर आराम से चलने में सक्षम होता है। यह सब कुछ स्क्रैच से शुरू हुआ है और जिस तरह से यह काम करता है वह स्पंज की तरह दिखने वाले एक शरीर को उत्पन्न करता है। यह उसके व्यवहार का मूल्यांकन भी करता है। क्रैगमैन का मानना है कि इस तकनीक से बनने वाला रोबोट भले ही थोड़ा छोटा, टेढ़ा मेढ़ा और बेडौल है, पर एआई डिजाइन की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण है। रिसर्चर्स की टीम ने पाया कि रोबोट के शरीर में प्रतीत होने वाले छेद ने इनके लचीलेपन को और वजन को संतुलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने पारंपरिक मनुष्य द्वारा बनाए गए डिजाइन से अलग नई क्षमता को उजागर किया है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यह नए विचारों और नई परिकल्पनाओं को जन्म देगा और अंततः नई उपयोगी प्रौद्योगिकियों की ओर ले जाएगा। एआई की मदद से बनने वाले रबर जैसे लचीले रोबोट्स अगर कामयाब होते हैं तो आने वाले समय में टेक्नोलॉजी की दुनिया को एक नई राह दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अभी आई है एक बड़ी खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फ़ोन किया है और इस पर हम बात करते हैं अपने संवाददाता सुधाकर दास से। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फ़ोन किया है। हमास के खिलाफ संघर्ष की मौजूदा स्थिति से पीएम मोदी को फ़ोन पर उन्होंने अवगत कराया है। पीएम मोदी ने अपडेट देने के लिए पीएम नेतन्याहू का आभार जताया है और पीएम मोदी ने कहा है कि भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद की सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने पीएम मोदी को फ़ोन किया और फ़ोन पर जो वस्तुस्थिति है उससे अवगत कराया, जो अभी की लेटेस्ट सिचुएशन है उससे अवगत कराया और प्रधानमंत्री ने अपडेट देने के लिए न केवल उनका धन्यवाद किया बल्कि ये भी कहा कि भारत के लोग जो हैं वो इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और भारत आतंकवाद के किसी भी प्रारूप की, किसी भी अभिव्यक्ति की कड़ी निंदा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है इजराइल के प्रधानमंत्री से कि इजराइल के साथ भारत के लोग खड़े हैं और भारत आतंकवाद के किसी भी
स्थिति की, स्वरूप की, प्रारूप की निंदा करता है और नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को अपडेट दिया है। और हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सुधाकर, एक बड़ी खबर, जिस तरह से इजराइल के प्रधानमंत्री ने फ़ोन किया है प्रधानमंत्री मोदी को और प्रधानमंत्री मोदी ने भी आश्वासन दिया है कि भारत पूरी तरह से खड़ा है इजराइल के साथ और ये भी कहा है कि आतंकवाद के किसी भी स्वरूप की भारत कड़ी निंदा करता है। बिल्कुल रमा, और देखिए बात को याद होगा कि 7 अक्टूबर को जब पूरा घटनाक्रम सामने आया था, जब हमास के आतंकियों ने इजराइल के कई शहरों पर हमला किया था और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले उन वैश्विक नेताओं में शामिल थे जिन्होंने न सिर्फ इस आतंकी हमले की निंदा की थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो निर्दोष हैं, विक्टिम्स हैं, उनकी फैमिली के साथ भारत की प्रार्थनाएं हैं। और उन्होंने कहा था कि इस मुश्किल के वक्त में इजराइल के साथ भारत पूरी तरह से खड़ा है। तो उसके बाद आज जो पूरी स्थिति बनी है और एक तरह से एक बहुत बड़ा मोरल सपोर्ट भारत के रूप में इजराइल के पास था, हमने देखा। उसके बाद पीएम नेतन्याहू का पीएम मोदी के पास फोन आया है और उन्होंने पूरी तरह से जो पूरा सिचुएशन है उसके बारे में पीएम मोदी को ब्रीफ किया है। इजराइल किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देख रहा है, किस तरह से आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, और प्रधानमंत्री ने भी उनको कहा कि भारत बिल्कुल दृढ़ता के साथ इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है और आतंक के सभी रूपों की, चाहे किसी भी प्रकार भारत न सिर्फ निंदा करता है बल्कि एक तरह से एक मजबूत दोस्त के तौर पर खड़ा है। तो देखिए बहुत बड़ा आश्वासन, और भारत का जो स्टैंड खासतौर से पीएम मोदी के नेतृत्व संभालने के बाद आपने देखा होगा कि लगातार दुनिया के हर मंच पर वो इस बात को दोहराते रहे कि आतंकवाद मानवता का दुश्मन है और सबको एक साथ मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और आतंक को अलग अलग रूपों में नहीं देखा जा सकता। और ठीक वही एक तरह से स्टैंड भारत कर रहा है। और भारत, हम जानते हैं कि आज जिस तरह से दुनिया का नेतृत्व कर रहा है, दुनिया में भारत की एक जिस तरह से साख है और उसमें भारत की बैकिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैकिंग इजराइल के लिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए, तो मुझे लगता है कि एक तरह का आभार भारत को इस मुश्किल घड़ी में भारत जो इजराइल के साथ खड़ा है उसके लिए, और साथ ही साथ इजराइल क्या कुछ कर रहा है इस आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने में, किस तरह से आतंक को एक तरह से खत्म करने के लिए काम कर रहा है, तो उसको लेकर ब्रीफ किया। तो बहुत महत्वपूर्ण संवाद आप कह सकते हैं, दुनिया के एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम को लेकर। रमा, बिल्कुल, हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृत, आपसे जानना चाहेंगे, एक बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम इसे कहा जा सकता है और जिस तरह से पीएम नेतन्याहू ने पीएम मोदी में विश्वास जताया है, उनके स्टैंड में विश्वास जताया है और भारत के दृष्टिकोण में विश्वास जताया है, ये कितना बड़ा, जिसे कह सकते हैं कि एक विश्वास है आतंकवाद के खिलाफ, और भारत के स्टैंड के प्रति कितना बड़ा विश्वास है? देखिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त क्या कर रहे हैं, क्योंकि मिलिट्री एक्शन ऑन है वहां पर और एक बड़ा स्ट्रिंजेंट मिलिट्री पोजीशन उन्होंने ली है कि वी विल रिड्यूस हमास टू रबल। तो कहने का मतलब ये है कि इजराइल ने ये मन बना लिया है कि अब हमास का वो खात्मा करेंगे, उनको डेसिमेट करेंगे। कर पाते हैं या नहीं वो अलग बात है, पर उनको काफी हद तक एटलीस्ट उनके जो मिलिटेंट विंग्स हैं, अल कासिम ब्रिगेड्स वगैरह, उनको डिसार्म और उनको चोट पहुंचाने की कोशिश है। तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू इस वक्त दुनिया के अलग अलग लीडर्स, खासकर के जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं, उनको अपनी पोजीशन रीइटरेट कर रहे हैं, क्योंकि कल यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा था कि इंटरनेशनल लॉज और इंटरनेशनल नॉर्म्स को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ऑपरेशंस करने चाहिए, क्योंकि वहां सीज एक तरह की सीज लगा दी गई है गाजा पट्टी पर। ना वहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ना गैस है, ना इंटरनेट है, तो वो सब चीजें। दूसरा, हेलीकॉप्टर गनशिप्स फाउंड कर रही हैं। तो इस घटनाक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कॉल एक अहम कॉल है, जहां उन्होंने उनको ब्रीफ किया, अपडेट दी कि किस तरह से वो स्थिति को देखते हैं, ऑनगोइंग स्थिति क्या है। और दूसरा, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी तरफ से भारत की ये बाध्यता दिखाई कि भारत इजराइल के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है और दृढ़ता के साथ खड़ा है, और भारत
टेररिज्म को अनइक्विवोकली कंडेम करता है, उसके हर फॉर्म्स में, उसकी हर मैनिफेस्टेशन में। ये जो प्रधानमंत्री का कहना कि टेररिज्म को कंडेम करते हैं हर फॉर्म मैनिफेस्टेशन, इस सिचुएशन में खास करके इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब प्रधानमंत्री ने पहला रिएक्शन दिया था तो उन्होंने कहा था शॉक्ड बाय द एक्ट्स ऑफ टेरर एंड वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल। तो उन्होंने क्लियरली भारत में जी अमृतपाल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुधाकर, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ी खबर है, पीएम नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और जो वहां पर वास्तविक स्थिति है उससे अवगत कराया, और प्रधानमंत्री ने भी एक बड़ा न केवल आश्वासन दिया उनके साथ खड़े होने का, बल्कि ये भी कहा कि आतंकवाद के हर स्वरूप का, हर प्रतिरूप का भारत विरोध करता है, उसकी कड़ी निंदा करता है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।